हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई थिंक तो बढ़िया होंगे। आई होप कि बढ़िया होंगे और आई होप कि बढ़िया रहेंगे आप हमेशा के लिए। जितने भी दिन आप दुनिया में रहें, बढ़िया रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और कहीं भी रहें, मस्त रहें। तो टॉपिक हम कर रहे थे, कल की क्लास मैंने बहुत जल्दी छोड़ दी थी क्योंकि टॉपिक मुझे कुछ नया करना स्टार्ट, लेकिन उतने टाइम में मैं चाहता नहीं था कि मुझे 15-20 मिनट ही मिले। मैं चाहता हूँ कि पूरा एक अलग से लेक्चर मुझे मिलता है, इसलिए मैंने कल को वहीं क्लास को वहीं रोक दिया मैंने। कुछ बच्चों को शायद अजीब लगा कि सबने आज इतना जल्दी कैसे छोड़ दिया, बट उसका एक रीज़न था, वो आपको मैंने आज बता दिया रीज़न कि क्या रीज़न है। मुझे कल एक बात पे बहुत हंसी आई, मुझे बहुत शेयर करना चाहिए आपके साथ, तो नहीं मेरा मन कर रहा है शेयर करने का कि मुझे शेयर करनी चाहिए आपके साथ कि कल का वीडियो बहुत छोटा सा वीडियो था, उसमें कोई खास टॉपिक भी नहीं थे ज़्यादा, उसके बावजूद किसी स्टूडेंट्स ने या किसी पर्सन ने उसको अनलाइक भी कर रखा है। बेटा, अनलाइक ही करना तो किसी ऐसी वीडियो की जिसमें कुछ टॉपिक तो हो, मटेरियल तो हो। कल वाले वीडियो में तो कुछ ना मटेरियल भी नहीं था, इसके बावजूद आप अनलाइक कर रहे हो, कमाल की बात है। तो जो बंदा ये वीडियो मेरी देख रहा है, जिसने मेरी पिछली वीडियो अनलाइक की थी, उसके लिए मैं कहना चाहूँगा खास कि बेशक आप मेरी सारी वीडियो अनलाइक कीजिए, लेकिन कम से कम वो तो कीजिए में कोई मटेरियल हो। कल वाली भी तो कोई मटेरियल नहीं था, उसके बावजूद आप उसको अनलाइक कर रहे हो, कमाल करते हो आप पांडे जी। ठीक है, चलिए जी, मर्जी आपकी। उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अम, आपको बहुत सारे अगर आप सर्च करोगे इसको कहीं भी यूट्यूब पे, अगर आप अलग बहुत से टीचर्स को अगर आप दूसरों को देखोगे, वो भी को पढ़ाता मिलेंगे, बहुत अच्छा पढ़ाता मिलेंगे, शायद मुझसे भी अच्छा पढ़ाते हैं शायद। और मोस्टली मैं कोशिश तो करूंगा कि जितना वो पढ़ा रहे हैं, जितना आपने कहीं देखा है, मैं उसी को बताऊं और ज्यादा अच्छे से या ज्यादा अच्छी इजिली लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर सकूं मैं। और इसके अलावा क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे देखिए सर्च कर रहे हैं तो आपको पर्टिकुलर एक वीडियो का टॉपिक मिलता है, कंप्लीट टॉपिक नहीं मिल रहा है। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हो तो हो सकता है कुछ टीचर्स ही ऐसे होंगे, कुछ यूट्यूबर्स ऐसे होंगे जो शायद पूरा पूरा चैप्टर डाल रहे होंगे, बट अदरवाइज बाकी के जो टीचर्स आपके हैं वो शायद एक या दो ही वीडियो डालते हैं किसी टॉपिक के और उसको टॉपिक को वहीं छोड़ देते हैं पूरा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा चैप्टर बिल्कुल वैसे कराऊं जैसे कि क्लासेज में होता है, चाहे वो कोचिंग क्लासेज हो, चाहे वो स्कूल की क्लासेज हो, कहीं भी आप पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो कोशिश मैं वही कर रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत लंबा टाइम हमने इस बात में ले लिया आज, तो काम पे आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम पढ़ रहे हैं भाई। तो आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टार्ट हो रहा है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही सेकंड टाइप हम पढ़ रहे हैं, दैट इज गैल्वेनिक सेल और डैलियन सेल। ठीक है, गैल्वेनिक सेल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको समझोगे तो आगे जाके आपको बहुत से टॉपिक समझ में आएंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में। ये एग्जांपल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोल देते हैं, गैल्वेनिक सेल को ही हम कई बार इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोल देते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि ये सेल क्या करते हैं, ये सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दिस सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना। ये बात तो हमने बेसिकली स्टार्टिंग में ही पढ़ ली थी कि ये सेल क्या करता है। अब क्योंकि ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में करता है, तो इस बात के लिए हमें यही पता था कि इस सेल में जो रिएक्शन होती थी हमारी, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती थी, है ना। पता है ना, इस सेल में रिएक्शन कैसी होती थी हमारी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती थी। और किस टाइप की रिएक्शन होती थी, रिडॉक्स रिएक्शन होती थी। ठीक है, और रिडॉक्स रिएक्शन में इस चैप्टर में हम कौन सा कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नाम में है भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉन में रिलेशन, है ना। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम पहले सबसे पहले समझेंगे कंस्ट्रक्शन, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल, या कुछ बुक्स में डायनल सेल भी बोलते हैं भाई। ठीक है, कई कोई सर कहेंगे सर आपने डायनल सेल तो बताया नहीं, चाहे डायनल सेल बोल लीजिए, गैल्वेनिक सेल बोल लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल लीजिए, कोई भी सेल आप बोल लीजिए, वर्किंग सिमिलर से उसकी होती है। तो मैं इसका पहले आपको डायग्राम अच्छे से बताऊंगा, डायग्राम में एक चीज बताऊंगा अच्छे से, और इसकी वर्किंग को आज हम बहुत अच्छे से समझेंगे जितना हमारे पास आज का टाइम होगा। आज की अगर आपको वर्किंग समझ में आ गई तो आगे वाले लेक्चर्स में आपको दिक्कत नहीं आएगी समझने में कोई भी टॉपिक। ठीक है, तो इसको साफ कर देता हूं मैं, और अब हम इसके डायग्राम पर जो है वो अब आते हैं। तो
देखिए भाई, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हम एक ही बीकर को यूज कर रहे थे और उसी बीकर के अंदर हम रिएक्शन को कंप्लीट करवा रहे थे और उससे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट कर रहे थे ना। यहाँ पर एक सबसे पहली बात तो ये है भाई, दो डिफरेंट कंटेनर हमें लेने हैं, सेपरेट कंटेनर हमें लेने हैं, एक सिंगल कंटेनर हमें नहीं लेना है। सबसे पहला फर्क या डिफरेंस जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यही होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो हमारे बीकर हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, एक सिंगल बीकर में हम काम नहीं चलाते हैं। तो यहां पर मैं आपके पास दो बीकर लेता हूं, एक ये हो गया और एक हमारे पास ये हो गया, ये दो बीकर हमारे पास हो गए। ठीक है, अब इन दोनों बीकर के अंदर क्या लेते हैं हम, हमारा इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। वो हम चूज नहीं कर सकते हैं भाई, वो एक सीरीज होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो भी आगे आएगी उस सीरीज की हेल्प से हम डिसाइड कर सकते हैं किस तरह का सॉल्यूशन जो है वो हमें लेना चाहिए। ठीक है, तो हमारे केस में जो सबसे पहला हमारा सेल था, यहां पर हम जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं भाई, सॉल्यूशन जो ले रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट का, वो हम जिंक सल्फेट का ले रहे हैं। ठीक है, और इसकी कंसंट्रेशन हम मान के चलते हैं 1 मोलर, कुछ भी मान सकते हो आप कंसंट्रेशन, लेकिन मैं 1 मोलर मान के चल रहा हूं। ओके, और इस बीकर में हम ले रहे हैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, और इसकी कंसंट्रेशन भी मैं सेम वही ले रहा हूं जो मैंने जिंक सल्फेट के लिए है, 1 मोलर। कोशिश कीजिए आप कि दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो, कोशिश तो ये की जाती है कि दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कंसंट्रेशन एक तो 1 मोलर ही हो और वो दोनों की सेम हो। ठीक है, अगर हम 1 मोलर लेके चलते हैं तो बहुत अच्छा हमारे रिजल्ट आता है। तो ये हमने किया। अब नॉर्मल सी बात देखिए कि हमें इलेक्ट्रिसिटी चेक करनी है कि प्रोड्यूस हो भी रही है कि नहीं हो रही है, तो हम क्या करते हैं, देखिए उसके लिए क्या चाहिए, दो चीज चाहिए, इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड हम लेंगे। अब इलेक्ट्रोड क्या लेने हैं आपको, वो हमेशा ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोड आपको हमेशा जो आपका इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मेटल है, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मेटल है, कोशिश कीजिए कि वही इलेक्ट्रोड आप लो। जैसे यहां जिंक सल्फेट है, तो जिंक सल्फेट है तो यहां पर इलेक्ट्रोड किस मेटल का होना चाहिए, जिंक का ही होना चाहिए, तो ये हमने जिंक का इलेक्ट्रोड ले लिया। ठीक है, इसी तरह से यहां कॉपर का है तो यहां पर हम किसका इलेक्ट्रोड लेंगे, यहां पर हम कॉपर का इलेक्ट्रोड लेंगे। ठीक है, बिल्कुल एक चीज समझिएगा ध्यान से रीजंस के साथ कि क्यों ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। अब फिर क्या होता है, इसके बाद मैंने इन दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया वोल्ट मीटर से, क्योंकि वोल्ट मीटर हमें बताएगा कि करंट प्रोड्यूस हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि अगर करंट प्रोड्यूस होगा तो वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी, और अगर वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन होगी तो हम बता सकते हैं कि उसमें करंट बना या नहीं बना। ठीक है, अब वोल्ट मीटर में कनेक्शन होता है नेगेटिव या पॉजिटिव, इसको नेगेटिव कर रहे हैं और इसको पॉजिटिव कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं वो भी आपको रीजन दूंगा। अच्छा, यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ गया। इसको हम लिख रहे हैं, ये किसका है, ये जिंक मेटल का है, और ये किसका है हमारा, ये कॉपर मेटल का। आराम से समझिए, दिक्कत नहीं लीजिए, कुछ बिल्कुल प्यार से समझा रहा हूं आपको एक चीज कि कौन सा चीज क्यों ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। ओके, आप ध्यान से एक चीज देखिए भाई होता क्या है, होता ये है, जिंक सल्फेट एक इलेक्ट्रोलाइट है तो नॉर्मल सी बात है इसके अंदर जिंक आयन प्रेजेंट होंगे, कितने होंगे, 1 मोलर ही होंगे, और इतने ही क्या होंगे, सल्फेट आयन होंगे, उसकी कंसंट्रेशन भी कितनी होगी, 1 मोलर होगी। नॉर्मल सी बात है, जब ये आपका डिसोसिएट होगा तो डिसोसिएट होने पे ये जिंक सल्फेट, सॉरी जिंक 2 पॉजिटिव, तो जिंक सल्फेट टूटेगा आपका जिंक 2 पॉजिटिव और सल्फेट आयंस में, जितना ये है उतने ये बनेंगे, उतने ये बनेंगे। सेम बात यहां भी कहेंगे हम कि भाई कॉपर आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 1 मोलर, और सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन भी कितनी हो जाएगी, 1 मोलर। क्लियर हो गया, यहां तक बात समझ में आ रही है। चलिए जी, अब देखिए होता क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें ये कहती है, अब देखिए इसमें होना क्या है, इसमें रेडॉक्स रिएक्शन होनी है ना, मतलब एक चीज इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, एक चीज इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, वही कंप्लीट रिएक्शन होनी है हमारे पास। अब यहां से देखिए होता क्या है कि जिंक की इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी या कैपेसिटी कॉपर से ज्यादा है। जिंक इज ए वेरी रिएक्टिव मेटल एज कंपेयर टू कॉपर, इट मींस कि जिंक कैन लूज इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहां से क्या होता है, यहां से हमारा जो जिंक इलेक्ट्रोड से, जिंक इलेक्ट्रोड के अंदर जो जिंक एटम है, वो जिंक एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है इस इलेक्ट्रोड के ऊपर। और देखिए अब जिंक अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अगर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, तो आयन बन जाएगा, है ना। तो वो क्या करता है, वो इस इलेक्ट्रोड को 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, ये हमने 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए और खुद बन गया आयन। तो आयन कहां जाता है, वो आयन वो आपका जाता है इस सॉल्यूशन में। ठीक है, यहां पर आ गया सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन देके। अब क्योंकि इस इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज है,
इसका मतलब ये कौन सा टर्मिनल हुआ, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल हुआ, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू, अब इस पे तो टिक नहीं सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस वायर के थ्रू मूवमेंट करते हैं और मूवमेंट करके आते हैं कॉपर के पास, ठीक है। अब ध्यान से देखिए भाई, इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव की तरफ। इसका मतलब कॉपर पे कौन सा चार्ज होगा यहाँ पे, पॉजिटिव। तो ये हो गया सेल का नेगेटिव टर्मिनल, ये हो गया सेल का पॉजिटिव टर्मिनल। जब आप घर में सेल लेके आते हो 5 रुपए का, उसके ऊपर भी आप ध्यान से देखना, नीचे बेस साइड पे भी कुछ प्लस या माइनस आपको मिलता है और ऊपर की साइड पे भी आपको प्लस या माइनस मिलता है। तो वो ये टर्मिनल होते हैं आपके, नेगेटिव और पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा हमारा जिंक से कॉपर फ्लो करेगा। अब ध्यान से देखिए, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कॉपर के पास, है ना, लेकिन कॉपर तो मेटल है, सारे एटम उसके पास, तो वो तो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं। तो वो क्या करता है कि इस सॉल्यूशन में से जो कॉपर आयन है हमारे पास, जो सॉल्यूशन में से हमारे पास कॉपर आयन है, वो इन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और इन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, कॉपर में। यानी यहां से एक कॉपर आयन कहां चला गया, इस इलेक्ट्रोड पे इकट्ठा हो गया और क्या बना लिया उसने, कॉपर बना लिया। यहां तक बात समझ में आ रही है कि क्या हुआ है, क्या वर्किंग हुई है, समझ में आई है। जिंक इलेक्ट्रोड से जिंक मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिए और आयन बनके कहां गया, सॉल्यूशन में। वही इलेक्ट्रॉन किसके पास गए, कॉपर के पास। कॉपर के पास से कॉपर आयन जो थे उसके आसपास के, उसने वो 2 इलेक्ट्रॉन को लिया और किसमें कन्वर्ट हो गए, कॉपर में। यानी यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। किस पर हो रहा है, एनोड पर। एनोड का नहीं कह रहा भाई मैं, एनोड पर क्या हो रहा है, एक तरीके से एनोड का भी हो रहा है यहां तो और एनोड पर भी हो रहा है। और मैंने पहले बताया था कि ए और ओ वोवल है, तो मतलब एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। तो कैथोड पर ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा, जो ये हमारा इलेक्ट्रोड है किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह काम करेगा, क्योंकि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और ये किसकी तरह काम करेगा हमारा, कैथोड की तरह। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, सॉरी गेन करेगा। तो यहां क्या हो रहा है हमारा, रिडक्शन हो रहा है। यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ गया। अब ध्यान से कंसेप्ट समझिए भाई, आई थिंक यहां तक आपको दिक्कत कोई नहीं है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो किए तो वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई और उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इस वोल्ट मीटर में क्या आई होगी, डिफ्लेक्शन आई होगी। क्लियर। अब ध्यान से समझिए भाई, देखिए हमारे पास पहले से जिंक आयन है, कितने हैं, 1 मोलर है, मतलब नंबर ऑफ मोल 1 हो गया, 1 मान लेते हैं। अब उसमें यहां इलेक्ट्रोड से भी जिंक आ रहे हैं, तो जिंक आयन की कंसंट्रेशन, जिंक आयन की कंसंट्रेशन कहां लिखूं मैं, यहां लिख देता हूं। जिंक आयन की कंसंट्रेशन जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी सल्फेट आयन से। नॉर्मल सी बात है ना, सल्फेट आयन तो बढ़ नहीं रहे, वो तो इतने ही है यहाँ पे, लेकिन जिंक आयन आए जा रहे हैं कहां से, इलेक्ट्रोड से। अपने इलेक्ट्रॉन रोड पर छोड़ते हैं और सोल्यूशन में आ जाते हैं, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन यहां चले जाते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर जिंक आयन की जो कंसंट्रेशन हमारी है वो सल्फेट आयन से ज्यादा हो जाएगी। सही बात यहां भी देखिए, कॉपर आयन जो थे हमारे वो इलेक्ट्रॉन लेकर इलेक्ट्रोड पर चले जाते हैं, तो इसका मतलब कॉपर आयन कम हो रहे हैं। कॉपर आयन कम हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इस केस में सल्फेट आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो ज्यादा हो जाएगी कॉपर आयन से। बात समझ में आ रही है, सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी कॉपर आयन से। यहां तक बात क्लियर हुई। कॉपर तो आयन तो इलेक्ट्रॉन लेते रहेंगे, जब तक ये भेज रहा है तब तक ये लेते रहेंगे और कॉपर में कन्वर्ट होते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ टाइम बाद ऐसा होगा, कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि इसके आसपास बहुत सारे जिंक पॉजिटिव आयन जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे। नॉर्मल सी बात है, इलेक्ट्रॉन दे दे के वो तो यहाँ जाते रहेंगे, यहाँ आयन इकट्ठे होते रहेंगे। सेम बात यहां पर इसके आसपास बहुत सारे सल्फेट आयन इकट्ठे हो जाएंगे, यानी कि बहुत सारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है। इसके आसपास क्या हो गए, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो गए और इसके आसपास बहुत सारे नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो गए। हालांकि ऐसा होता नहीं, ऐसा सिर्फ एक आयन के आने के बाद ही प्रोसेस ऐसी हो जाती है कि हमें कुछ और सोचना पड़ता है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा कह रहा हूं कि यहां पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहां पर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां से जो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी इलेक्ट्रोड पर जो इलेक्ट्रॉन है, अब वो क्या करेंगे, इसके आसपास ही इतना पॉजिटिव चार्ज हो गया है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये तो ये पॉजिटिव चार्ज ही ले लेगा, यही वाले अपने इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, भाई वहां क्यों जाएंगे, क्योंकि इसके आसपास खुद ही इतना पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां जाने की बजाय ये वाले ही एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन तो यहां गए नहीं, इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे नहीं तो मूवमेंट नहीं है चार्ज की,
और चार्ज की मूवमेंट नहीं होगी तो करंट कैसे प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करेगी। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो है रुक जाएगा। तो अगर कोई सेल काम करना बंद कर रहा है तो उसका एक रीजन क्या हो गया होगा, उसका एक रीजन ये हो गया होगा कि उस इलेक्ट्रोड के आसपास बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया होगा जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने नहीं दे रहा है, बल्कि खुद ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच ही नहीं पाता है। पहला रीजन। दूसरा, किसी तरीके से हिम्मत मार के बिल्कुल किसी तरह कोशिश करके कुछ इलेक्ट्रॉन जेल से निकल गए और वो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए, बाई चांस किसी तरह से इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए, ठीक है, ये नहीं ले पाए, ये यहां पहुंच गए। लेकिन भाई यहां पहुंच के भी करें क्या, इसके आसपास तो बहुत सारा नेगेटिव चार्ज पहले से ही है, तो अगर और नेगेटिव आएगा तो उसको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा ना, रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन फिर वापस यहां आ गए ना। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फिर फ्लो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब यहां से हमें दो रीजन दिख रहे हैं जिसकी वजह से सेल काम करना बंद कर सकता है। एक रीजन तो क्या है कि या तो इस पे एक्सेस चार्ज इतना हो गया है कि इलेक्ट्रॉन को यहां जाने नहीं दे रहा है, या यहाँ एक्सेस इतना नेगेटिव चार्ज हो गया है कि इलेक्ट्रॉन को यहां आने नहीं दे रहा है ना। तो अगर मुझे सेल को काम करते रहना है तो आपको क्या दिख रहा है साहब, आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि अगर मुझे सेल को काम करते करते रहना है तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए कि जो ये एक्सेस में आयन बनते हैं, जो ये एक्सेस में आयन बनते हैं, अगर मैं इन आयन्स को किसी तरीके से खत्म कर दूं या न्यूट्रल कर दूं, न्यूट्रल करने पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएंगे ना ये रिपेल कर पाएगा। तो अगर मैं इन आयन्स को किसी तरीके से न्यूट्रल करता रहूं साथ के साथ, कि जैसे ही जिंक पॉजिटिव बने उसको न्यूट्रल कर दिया, जैसे सल्फेट आयन बना उसको न्यूट्रल कर दिया किसी तरीके से, तो अगर इसको हम न्यूट्रल कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा सेल काम करता रहेगा और यही हमें चाहिए है। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने एक बहुत अच्छी डिस्कवरी की, जिसने भी सेल बनाया था उसने बहुत अच्छी डिस्कवरी की। उसने क्या किया, एक कांच की ट्यूब ली, एक कांच की ट्यूब ली इस तरीके से, इसको ऊपर आने को मैं थोड़ी साफ कर रहा हूं भाई, यहां लिख रहा हूं नीचे की तरफ, ठीक है। यहां पर उसने क्या ली, उसने ट्यूब लिया आपकी इस तरीके से, यू शेप की थी, यू शेप की। तो उसको कई बच्चे कहते हैं सर ये यूट्यूब हो गई, हाँ बेटा आप इसको यूट्यूब बोल सकते हो, है ना। यूट्यूब के ऊपर हम यूट्यूब पढ़ रहे हैं, अबाउट द यूट्यूब पढ़ रहे हैं, तो ये एक यूट्यूब हो गई, ग्लास ट्यूब है, कांच की होती है, ये हमने इसके अंदर डाली। इसका फायदा क्या हुआ आप पहले तो वो समझिए, ठीक है। इस ट्यूब के अंदर हमने क्या किया भाई, इस ट्यूब के अंदर हमने एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट भर दिया जो कि एक तो इनर्ट था, मतलब वो इनके साथ दोनों सॉल्यूशंस के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता, पहली बात। तो दूसरी बात, वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट थे, मतलब वो आयंस में कंप्लीटली टूटते हैं, ठीक है। ये खास बातें बता रहा हूं। इसके अंदर मैं जो केमिकल भर रहा हूं, इस ट्यूब के अंदर जो मैंने केमिकल भरा हुआ है यहाँ पे, मैं उसको रेड से ही शो कर देता हूं। अरे भैया तुम कहां भाग रहे हो, मैं उसको रेड से ही शो कर देता हूं। तो ये हमने भर दिया इसके अंदर वो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे, ठीक है, ये हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट भर दिया। एक तो वो इनर्ट होता है, दूसरा वो स्ट्रॉन्ग होता है, तीसरा तीसरा क्या होता है आपका, तीसरा वो आपका जेल फॉर्म में होता है भाई, जेल फॉर्म में, ठीक है, और बिल्कुल थिक होता है, जेल तो थिक ही होता है ना। ये तीन खास बातें हमने उसके अंदर देखी कि एक तो वो इनर्ट होना चाहिए, एक वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तीसरा वो जेल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अब ये सब कैसे पता किया हमने कि ऐसे कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट हैं जो, एक खास सबसे बात भाई वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप इलेक्ट्रोलाइट सुन लीजिए कौन कौन से यूज कर सकते हैं। इसीलिए हम यूज करते हैं या तो KCl या KNO3 या NH4NO3, सॉरी NaNO3, ठीक है, या NH4Cl। ये कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट है भाई जिनको हम जेल फॉर्म में, अब जेल कैसे बनाए इनका, ये तो इलेक्ट्रोलाइट है, अब इनका जेल कैसे बनाए, इनका जेल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इनको हम मिक्स कर लेते हैं भाई, एक केमिकल होता है एगर एगर, ये नाम है भी केमिकल का, या जेलेटिन में, इनके अंदर मिक्स करके गर्म करके ठंडा कर देते हैं, उससे एक जेल सा बन जाता है। फिर उस जेल को हम इस ट्यूब में भर देते हैं, किसमें, एगर एगर सॉल्यूशन में या जेलेटिन में, और ये सैचुरेटेड होता है भाई, सैचुरेटेड होता है, बिल्कुल अच्छे से भरा होना चाहिए, बिल्कुल सारा का सारा सैचुरेटेड होना चाहिए पूरा का पूरा, ठीक है। अब ये इससे बाहर ना निकल जाए ट्यूब से, तो यहां पर लगा लेते हैं कॉटन, ट्यूब के दोनों एंड पे क्या लगा लेते हैं हम, हल्का सा कॉटन लगाते हैं, उस ट्यूब को सोल्यूशन में डुबो देते हैं। अब ये सेल करता क्या है भाई, देखिए ये सारा समझ में आ गया। आई थिंक मुझे ये नीचे वाला साफ कर देना चाहिए क्योंकि मुझे बहुत सी एक्सप्लेनेशन करनी है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा अब दिक्कत पैदा करेगा। इतना हम साफ कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रोलाइट चुनते टाइम हम एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं,
वही देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे KCl भर रहे हैं, तो KCl किस में टूटेगा, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। मैंने आपको जब कोलार्स लॉ बताया था तो वहां मैंने आपको टर्म बताई थी आयनिक मोबिलिटी, आयन के मूव करने की जो स्पीड होती है उसको आयनिक मोबिलिटी बोलते हैं। वो कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट हमें ऐसे चूज करने हैं जहां पर कैटायन और एनायन की जो आयनिक मोबिलिटी है, ये फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा भाई, आयनिक मोबिलिटी जो है वो सेम होनी चाहिए, दोनों की, दोनों सेम स्पीड से मूव करने चाहिए, ठीक है, वो हम यहां पर भर देते हैं। अब होता क्या है, होता है भाई ये है कि जैसे ही यहां एक्सेस पॉजिटिव चार्ज होता है, यहां से जो नेगेटिव पार्ट है, जैसे हमारा नेगेटिव पार्ट क्या है, Cl नेगेटिव, तो वो Cl नेगेटिव आपका मूव कर जाता है इस सॉल्यूशन के अंदर। एक ध्यान रखिएगा बात भाई, Cl नेगेटिव जिंक के साथ कंबाइन नहीं कर रहा है, ये सबसे खास बात है। जो इलेक्ट्रोलाइट हम ले रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइट ऐसा होना चाहिए कि वो इनके साथ किसी तरह की कोई रिएक्शन या कोई कॉम्बिनेशन ना करे, सिर्फ न्यूट्रल करना है हमें, सिर्फ न्यूट्रल, कोई कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए। Cl नेगेटिव अगर इस सॉल्यूशन में आ जाएगा तो ये जिंक 2 पॉजिटिव जो है वो इसके साथ सिर्फ अट्रैक्टेड रहेंगे, जिंक के साथ 2 क्लोरीन यहां पर आ जाएंगे, ठीक है। तो जिंक जिंक यानी कहने का मतलब ये कि जिंक क्लोराइड के प्रेसिपिटेट नहीं बनने चाहिए, जिंक क्लोराइड के प्रेसिपिटेट नहीं बनने चाहिए। जिंक क्लोराइड हमारा एज इट इज इसमें सोल्यूबल रहना चाहिए, किसकी फॉर्म में, जिंक 2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्म में ही, सिर्फ न्यूट्रल करना है हमें ताकि इसका ध्यान भंग हो जाए, इनका ध्यान इलेक्ट्रॉन पे ना रहे, Cl नेगेटिव की तरफ हो जाए, ठीक है। सेम बात, जैसे यहां एक्सेस में नेगेटिव चार्ज होता है, यहां से जो पॉजिटिव पार्ट है वो हम यहां भेज देते हैं, ठीक है, वो हम यहां भेज देते हैं, तो वो किसका ध्यान भटकाएगा, SO4 का। आपको क्या सर K2SO4 बनेगा, नहीं भाई, हमें नहीं बनाना K2SO4, हमें प्रेसिपिटेट नहीं बनाने हैं, क्योंकि वो प्रेसिपिटेट कहां बनेंगे, वो प्रेसिपिटेट के इस पे बनने स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ पे जहां ये बिल्कुल ट्यूब स्टार्ट होती है, और फिर वो मूवमेंट रुक जाएगी आयंस की, और फिर सेल खराब हो जाएगा हमारा, कोई काम नहीं करेगा। इसलिए हमें इस ऐसे इलेक्ट्रोलाइट चुनने हैं जिनके जो आयंस हैं वो हमारे वाले आयंस के साथ सोल्यूबल रहे, प्रेसिपिटेट ना बनाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रोलाइट हम जो भर रहे हैं सॉल्ट बेस के अंदर, वो सॉल्यूशन में जाके किसी तरह का प्रेसिपिटेट ना बनाए। अगर वो प्रेसिपिटेट बना सकता है तो हम उस तरह का इलेक्ट्रोलाइट नहीं लेंगे, हम चेंज कर देंगे इलेक्ट्रोलाइट को। क्लियर होगी बात। तो ये इसको क्या बोलते हैं, इस ट्यूब को हमने नाम दिया भाई सोल्ट ब्रिज। क्या नाम दिया, सोल्ट ब्रिज। तो ये पूरी कंस्ट्रक्शन हो गई किसकी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, और सोल्ट ब्रिज के लगाने की वजह से हमारा सारा सेल काम करता रहता है। ये पॉइंट्स वही बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको बताए हैं अबाउट द सोल्ट ब्रिज, ठीक है, कि सोल्ट ब्रिज होने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो एक पॉइंट तो आपको यहां से साफ दिख रहा है, साफ क्या दिख रहा है कि सोल्ट ब्रिज क्या कर रहा है। अगर सोल्ट ब्रिज ना होता तो हमारे सेल में एक तरफ एक्सेस पॉजिटिव चार्ज हो गया था, एक तरफ एक्सेस नेगेटिव चार्ज हो गया, तो सेल की वजह से, सोल्ट ब्रिज की वजह से उसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है दोनों की, इस तरफ भी न्यूट्रल रहता है, इस तरफ भी न्यूट्रल रहता है, मतलब पूरा सेल न्यूट्रल रहता है। ये बात तो साफ दिख रही है हमें। दूसरा और क्या दिख रहा है हमें, देखिए देखिए, ये है तो करंट फ्लो करता रहेगा, ये नहीं होता तो करंट रुक जाता। और हमने फिजिक्स में पढ़ा अभी, अगर किसी सर्किट में से करंट रुक जाता है इसका मतलब सर्किट कंप्लीट नहीं है, तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही ना। इसका मतलब इसने क्या किया, इसने आपके सर्किट को कंप्लीट किया है। ये है इसका आउटर सर्किट और ये है इसका इनर सर्किट, तो ये दोनों ये सर्किट को कंप्लीट करता है। अगर ये ना होता तो सर्किट कंप्लीट ना हो पाता, सर्किट कंप्लीट ना हो पाता तो सेल काम नहीं करता, ठीक है। तो इसका दूसरा काम क्या हो गया कि ये सर्किट को कंप्लीट करता है। पहला काम क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। दूसरा काम क्या हो गया कि सर्किट को कंप्लीट करता है। यहां तक बात क्लियर होगी। तीसरी बात, खास बात, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, उसको आपको समझाना पड़ेगा। देखिए होता क्या है, होता यह है कि अगर मैं इसको एक ही बिक्कर में लेता, अगर मैं इसको एक ही बिक्कर में लेता, उसको समझाने में उसको साफ करना पड़ेगा, उसको साफ कर देता हूं फिर बताता हूं आपको। ये सब देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए अगर मैं इसको एक ही सेल में करने की कोशिश करता है कि बीकर में करने की कोशिश करता, मान लीजिए ऐसे होता, यहाँ एक इलेक्ट्रोड ले लिया, यहाँ एक दूसरा इलेक्ट्रोड ले लिया, यहाँ बीच में एक पेपर लगा दिया, फिल्टर पेपर कह सकते हो आप, जिसको थोड़ा सेपरेट रखे दोनों को। यहाँ फिर वही जिंक सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया और यहाँ पर हमने थोड़ा सा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया, ठीक है। इसको ऐसे वोल्टमीटर से कनेक्ट कर दिया, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, सर ऐसा कर लो, ऐसे क्या दिक्कत थी, दोनों को सेपरेट तो हमने रखा ही है। लेकिन बेटा होता क्या, देखिए होता ये है कि यहां से जो जिंक आयन बनेंगे ना, वो जिंक आयन यहां इकट्ठे हो जाएंगे ऐसे, इस तरीके से सारे के सारे,
इसके पास इकट्ठे हो जाएंगे, और इसी तरह यहाँ से जो सल्फेट आयंस है वो यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक क्या बन जाएगा, कैपेसिटर बन जाएगा। तो आप 12th में फिजिक्स में पढ़ रहे हो ना, एक तरह से कैपेसिटेंस बन जाएगी। तो वो कैपेसिटेंस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अगर मैं इसको उस डायग्राम के हेल्प से समझाता हूं, देखो मान लीजिए ये आपका ट्यूब है, मतलब ये सेल है, ये इलेक्ट्रोड हो गए इस तरीके से, और इसमें वही सॉल्यूशन हो गया, यहाँ भी वही सॉल्यूशन हो गया, यहाँ हमने वो कनेक्ट कर दिया वायर से। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक सिंपल ट्यूब लेता हूँ, खाली सिंपल एक खाली ट्यूब लेता हूँ बस क्लास की, कोई इलेक्ट्रोलाइट का रोल समझा रहा हूँ आपको मैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रोलाइट क्या कर रहा है। सारे डिवीजन में यूट्यूब ग्लास ट्यूब का कोई चक्कर नहीं है, हमें तो उसके अंदर के इलेक्ट्रोलाइट से मतलब है कि वो क्या क्या काम कर रहा है। वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रख रहा है, वो सर्किट को कंप्लीट करने में हेल्प कर रहा है। अब जो मैं आपको समझा रहा हूं, यहां मैंने खाली ट्यूब ले ली भाई, सिंपल है खाली ट्यूब। ठीक है, होता क्या कि यहां से जो एक्सेस में आयन है सॉल्यूशन में से, वो यहां आके यहां पहुंच जाते इस तरीके से, और यहां से जिंक आयन बनकर यहां पहुंच जाते। तो यहां पर एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता, किसका, पॉजिटिव और नेगेटिव। कैपेसिटर सा बना है ना, यहां एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता, और इस पोटेंशियल का भी ईएमएफ की डायरेक्शन वही होती जो किसकी होती, जो हमारी यहाँ की ईएमएफ की डायरेक्शन है। तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई। ठीक है, यहाँ सॉरी सेम नहीं, ये आपकी डायरेक्शन ये हो गई, इसकी डायरेक्शन ये हो गई। तो यहां से कि क्या हो रहा है, यहां से ये हो रहा है कि जितना करंट हम यहां से प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ही करंट ये इस तरफ से हो रहा है, तो कैंसिल कर देगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जितना करंट हमें चाहिए है उतना करंट हमें नहीं मिल रहा है, उसको बोल रहे हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। जो पोटेंशियल यहां क्रिएट हो रहा है उसको बोल रहे हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो अगर इसमें इलेक्ट्रोलाइट भर दें तो वो पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाता, क्योंकि सल्फेट आयन यहाँ आ ही नहीं रहे, ना यहाँ हमारे जिंक आयन आ रहे हैं, तो पोटेंशियल हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है हमारा कि ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो बन सकता था उसको कम कर देता है। इट रिड्यूसेस द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एलजेपी बोलते हैं। ठीक है, जेजेपी नहीं है, ये एलजेपी है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो ये इसको कम कर देता है। होता क्या है वो आपको मैंने समझा दिया, क्लियर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। तो ये हमारा सोल्ट ब्रिज था, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई हमारे इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। तो मैं फटाफट उसके फंक्शन लिख रहा हूं 2-3 जो आपको मैंने बताया अभी कि सोल्ट ब्रिज होता क्या होता, आप समझ ही चुके हो, उसमें क्या क्या फिल करना है वो भी आप समझ चुके हो। मैं फिर भी लिख रहा हूं फटाफट कि सोल्ट ब्रिज के अंदर ये एक, इसके अंदर क्या होता है डीजे, यू शेप ग्लास ट्यूब filled with strong inert electrolyte with in a agar और जेलेटाइन सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। एग्जांपल KCl, KNO3, NaNO3 और NH4Cl, ये ले सकते हो आप। ठीक है, काम क्या करता है ये, काम क्या करता है, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। समझ में आई। दूसरा क्या कर रहा था ये, इट कंप्लीट द सर्किट ऑफ द सेल, सर्किट ऑफ द सेल। तीसरा, इट रिड्यूसेस द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, या एक पॉइंट और क्या है कि इट डज नॉट अलाउ द मूवमेंट ऑफ आयंस, इट डज नॉट अलाउ द मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम सेल, मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम सेल। ठीक है, तो ये इसके फंक्शन थे, पेपर में आपसे पूछ लेते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको बता दूं भी हर इलेक्ट्रोलाइट को हम यूज नहीं कर सकते। जैसे आप मान लीजिए एक सेल आप बनाते हो सिल्वर का और कॉपर का, यहां पर कॉपर है, यहां पर हम कॉपर ले रहे हैं, यहां पर हम सिल्वर ले रहे हैं। अगर आप यहां पर भी इसके अंदर भी अगर आप KCl यूज करते हो तो नहीं कर सकते भाई। कहोगे सर यहां KCl क्यों नहीं यूज कर सकते, देखो यहां बनेंगे Ag पॉजिटिव के बहुत सारे, यहां बनेंगे कॉपर के बहुत सारे। ठीक है ना, तो होता क्या होता ये है कि जो Cl है हमारा, वो हमारा क्या कर सकता है, वो हमारा प्रेसिपिटेट बना सकता है, किसके साथ, सिल्वर के साथ। तो क्योंकि सिल्वर के साथ क्लोरीन के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, इस वजह से क्या होता है, इस वजह से
इस वजह से हम KCl को यूज नहीं करेंगे। बताया था हमें प्रेसिपिटेट नहीं बनाने चाहिए। ओके, तो ये था आपका आज का टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्ट ब्रिज, कैसे सेल काम करता है। ये सबसे पहला सेल था हमारा, फिर धीरे धीरे इसमें मॉडिफिकेशन होती रही और हमें नए सेल मिलते रहे। तो बाकी हम सेल के बारे में कल पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। आज इसको समझिए अच्छे से, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कीजिए अपना, और बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और मजा लीजिए केमिस्ट्री का। ऑल द बेस्ट।